Let us begin with our session. Let us discuss those important questions on these three chapters. So the first question that we will be discussing today is here on your screen. So we have a match the column type of question, and in this particular question, there are names of various scientists which are given, and you have to match them with the work that they've done in this particular in their field. ओके सो अगर हम प्रिस्ले की बात करें बेटा तो ये सारे साइंटिस्ट अगर मैं बोलूं तो दीज आर इन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस सो जोसेफ प्रिस्ले जो थे बेटा इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड व्हाई वाज दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नाउ प्रिस्ले ने अपने बेल जार एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट को यूज किया था एंड माउस को यूज किया तो इन्होंने क्या देखा बेटा कि यहाँ पे जो मिंट प्लांट है वो रिस्टोर कर रहा था फाउल एयर को ओके सो बेसिकली यहाँ पे माइस जिंदा रह रहा था जब आपका जो प्लांट था वो बेल जार वाले एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट था सो हियर द करेक्ट मैच वुड बी 4 प्लांट प्योरिफाइज एयर मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट ओके इफ यू लुक एट दी अदर साइंटिस्ट इंगेनहाउस यहाँ पे जैन इंगेनहाउस बेटा इन्होंने क्या किया इन्होंने बेसिकली ये बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है ये जो ऑक्सीजन है ये तभी बन रहा है जब आप प्लांट को सनलाइट में रख रहे हो अगर आप डार्कनेस में लेके आओगे तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा ओके नाउ जूलियस वॉन सैक्स इन्होंने क्या किया बेटा इन्होंने बताया दैट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ starch right now in case of plants we know that there are green parts in green parts को हम क्या बोलते हैं जहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है राइट नाउ इन स्ट्रक्चर्स में प्लांट जो है इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज ओके एंड व्हिच इज टिपिकली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट क्लियर लास्ट जो है बेटा इंगलमैन इन्होंने क्या बताया टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ही बेसिकली यूज्ड अ प्रिज्म ठीक है एंड इस प्रिज्म से जब उन्होंने व्हाइट लाइट पास किया एंड इल्यूमिनेट किया उन्होंने एक ग्रीन एल्गा को नाउ ग्रीन एल्गा कौन सा यूज किया बेटा इन्होंने यूज किया था क्लैडोफोरा तो जब क्लैडोफोरा को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो यही था he plotted the first action spectrum okay of photosynthesis so this is how you're going to match these scientists for the work that they performed clear so correct answer जो है मेरा वो यहाँ पे हो जाएगा option A clear let us move on to the next question then next question asks how many components listed below are not directly associated with Calvin cycle कैल्विन साइकिल क्या है बेटा कैल्विन साइकिल C3 साइकिल है ये हम डार्क रिएक्शन के अंडर पढ़ते हैं जहां पे हम प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं क्लियर नाउ C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन से कंपोनेंट्स एसोसिएटेड नहीं है नाउ लेट अस लुक एट द कंपोनेंट्स हियर पहला है वो है बेटा PEP व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हम C4 प्लांट्स में देखते हैं इन द मेसोफिल सेल्स क्लियर तो ये तो यहाँ पे C3 के साथ एसोसिएटेड नहीं है लेट अस लुक एट द अदर वन 3-PGA व्हाट इज 3-PGA वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 3-PGA इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो हम C3 साइकिल में देखते हैं क्लियर सो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल पेपकेस क्या है बेटा अगेन दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स ओके सो ये भी यहाँ पे आप जो पेपकेस एंजाइम है C3 कैल्विन साइकिल के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा रुबिस्को बेटा रुबिस्को इज द प्राइमरी एंजाइम दैट यू सी इन केस ऑफ C3 प्लांट कैल्विन साइकिल में हम इसका जो वर्क है वो देखते हैं तो रुबिस्को हमें C4 प्लांट्स में भी देखने को मिलता है C3 C4 दोनों में प्रेजेंट है क्योंकि C4 प्लांट्स में भी कैल्विन साइकिल होता है बेटा रिमेंबर कैल्विन साइकिल C3 साइकिल जो है वो C3 प्लांट्स के साथ साथ C4 प्लांट्स में भी हो रहा है ठीक है आपको हर प्लांट में C3 साइकिल देखने को जरूर मिलेगा C4 साइकिल एक स्पेशल फीचर है जो किन्हीं स्पेशल प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलता है क्लियर इफ यू टॉक अबाउट PS1 एंड PS2 बेटा फोटो सिस्टम्स होते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 नाउ ये दोनों जो फोटो सिस्टम्स है बेटा दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद डार्क रिएक्शन ये तो हमारा जो PS1 PS2 है ये तो हमारे लाइट रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है जहां फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये दोनों भी हमारे करेक्ट
कंपोनेंट्स नहीं होंगे, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है. ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एसोसिएटेड, आर यूटिलाइज्ड इन कैल्विन साइकिल. क्लियर? If I talk about RUBP beta, this is also this is the carbon dioxide acceptor in case of C3 cycle, तो ये भी associated है, yes. And if I talk about NADPH, again beta, NADPH जो है, it is used as reducing power during reduction phase in case of Calvin cycle. तो यहाँ पे कितने components हैं बेटा जो मेरे C3 cycle के साथ directly associated नहीं है? So that comes out to be 4. Okay, PEP, PEPcase, PS1 and PS2. The rest other are there, are directly associated with C3 cycle. Is it clear? Let us move on to the next question. But before moving on to the next question, आपको यहाँ पे जो questions है NEET में, they can be framed around C4 cycle as well. तो हमें हर एक साइकिल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो याद रखने हैं. क्या साइकिल है, आपको C3 C4 जो पाथवे है वो मेमोराइज रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इन साइकिल्स पे पूछे जा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हियर इज आस्किंग यू टू लेबल द डायग्राम. यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे तो दिस इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का डायग्राम. तो यहाँ पे A, B, C and D आपको लेबल करना है. क्लियर? नाउ व्हाट इज A, B and C and D over here? Let us find out. Now A जो है बेटा यहाँ पे that is photosystem 2. क्लियर? फोटोसिस्टम 2 पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, दे आर पास्ड ऑन टू प्लास्टोकिनॉन एंड देन दे आर पास्ड ऑन टू साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन एंड देन दे आर अल्टीमेटली पास्ड ऑन टू फोटोसिस्टम 1. तो A यहाँ पे हमारा फोटोसिस्टम 2 हो जाता है, B यहाँ पे हमारा फोटोसिस्टम 1 हो जाता है. सो ऑप्शन सी में हमें ये दो चीजें देखने को मिल रही हैं. लेट अस लुक एट व्हाट इज C एंड D ओवर हियर. अगर हम C की बात करें बेटा तो C जो स्ट्रक्चर है वो आपका ये जो थाइलेकॉइड है उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर है. सो दिस बिकम्स द स्ट्रोमा एंड द स्ट्रक्चर D, इट इज इंक्लोज्ड इनसाइड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो थाइलेकॉइड के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो स्पेस होता है बेटा उसे बोला जाता है ल्यूमेन. एंड ल्यूमेन में ही प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन धीरे 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 इंक्रीज होता है. ग्रेडियंट ब्रेक करने के लिए ATP सिंथेज comes into play, right? And जब ये gradient break होता है there is formation of ATP. इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे आप एनर्जी ATP बना रहे हो with the help of sunlight, because these photosystems they are exciting their electrons जब यहाँ पे light गिर रही है. Clear? Let us move on to the next question then. Okay, so the correct answer here would be option C. Next question says, which of the following is absent in cyclic photophosphorylation? Now remember beta, what is photophosphorylation? We just discussed that phosphorylation is production of ATP and when it is done in presence of light, with the help of light. तो यहाँ पे आप इसे photophosphorylation बोलते हैं, which is seen in case of chloroplast. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेटा जो है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जहां आप जो ETS में आप देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो दो टाइप की होती है. वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, द अदर इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation is also called Z scheme, जहां पे हम splitting of water, release of oxygen, production of ATP, NADPH, ये सारी चीजें देखते हैं. Cyclic photophosphorylation on the other hand beta results only in formation of ATP and यहाँ पे सिर्फ photosystem 1 जो है वो इस्तेमाल में आता है. Photosystem 2 is not there in cyclic photophosphorylation. Z scheme or the non-cyclic photophosphorylation has both PS2 and PS1 in the picture, right? Now यहाँ पे जो बेटा हमारा correct answer होगा which is absent is photosystem 2, right? There is production of ATP, photosystem 1 is involved. But if you look at option C, what does it say? It says photosystem having an absorption peak at 700 nanometer. Now बेटा photosystem 1 जो है इसका reaction center क्लोरोफिल A जो होता है
इसका एब्जॉर्प्शन पीक इज एट 700. तो बेसिकली यहाँ पे हमें फोटो सिस्टम 1 को ही इंडिकेट किया जा रहा है ऑप्शन सी में. तो दिस इज एसोसिएटेड विद साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट फोटो सिस्टम 2, बेटा इसका एब्जॉर्प्शन पीक कहां पे होगा? कैन यू टेल मी? इज इट एट 680 और 700 नैनोमीटर? For PS2, remember it is at 680 nanometer. Clear? Let us move on to the next question then. C4 plants. In C4 plants, pepcase is localized in which cell? So C4 plants में बेटा दो टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं. One is mesophyll cell, the other one is the bundle shield cell. नाउ यहाँ पे जो पेपकेज है बेटा, ये यूज होता है जब C4 पाथवे में फर्स्ट टाइम कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, राइट, एंड व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ मेसोफिल सेल्स. ओके, नाउ यहाँ पे बेटा मेसोफिल सेल्स में जो पेप बनता है उसी में ये पेपकेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए. ठीक है, C4 प्लांट्स का आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट दैट यू मस्ट रिमेंबर फॉर योर नीट एग्जाम? ठीक है, प्लांट्स लाइक मेज, जिया मेज, ओके, sorghum. These are examples of C4 plant. Okay, and if I talk about bundle sheath cells में बेटा यहाँ पे हमें रुबिस्को का प्रेजेंस देखने को मिलता है. Okay, so do remember this. And what is the full form of pepcase? पेपकेज का फुल फॉर्म होता है बेटा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. ओके, is it clear? Let us move on to the next question. Which statement about the Calvin cycle is incorrect? Now we have to find out the incorrect statement with respect to C3 cycle. Okay, so let us look at the options. First option says it requires ATP and NADPH. बिल्कुल सही. ATP and NADPH are products of light reaction which are utilized during this C3 cycle to synthesize glucose. Clear in case of plants. If you talk about option B, it says it occurs in chloroplast stroma. बिल्कुल सही बेटा. स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड वहीं पे आपकी कैल्विन साइकिल होती है. Okay, if I talk about option C, it says it directly depends on the presence of light. Now Calvin cycle dark reaction जो बेटा है वो directly light पे dependent नहीं होता. It depends on the product of light reaction. And what are those products? जो assimilatory powers है, ATP है, NADPH है, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो हमें कैल्विन साइकिल में देखने को मिलता है. क्लियर? During the reduction step. Okay, if I talk about option C, it said it regenerates RUBP. बिल्कुल सही बेटा. Regeneration of RUBP भी हमें देखने को मिलता है in the regeneration pathway during Calvin cycle. Clear? Let us move on to the next question. Next question says, what is the net? Remember, the question is asking net ATP gain per molecule of glucose during glycolysis. So what is glycolysis? Glycolysis is also called EMP pathway. Okay, and it is taking place in the cytosol, in the cytoplasm, right? So यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, आपको कितने टोटल एटीपी मिलते हैं? So you get 4 ATPs, right? But question यहाँ पे पूछ रहा है what is the net gain? Now in 4 ATPs में बेटा 2 ATP जो होते हैं वो तो टोटल आउट ऑफ 4 ATPs 2 यूटिलाइज भी हो रहे होते हैं. सो नेट गेन जो मुझे मिलेगा दैट विल बी नॉट 4 ATP, rather it would be 2 ATPs, 4 minus 2 ATP. Okay, it's just like you're earning 40 rupees, but to earn that 40 rupees you are investing 20 rupees. So net gain आपके पास कितना होगा? 20 rupees, right? So this is how you will solve this question. Clear? Let us move on to the next question. Next question says the first product formed when acetyl coenzyme A condenses with oxaloacetic acid in the Krebs cycle, or you can call Krebs cycle as TCA cycle or citric acid cycle. Now बेटा यहाँ पे in Krebs cycle जो आपका
cycle का start होता है, that is initiated with the condensation of this 2-carbon compound which is acetyl coenzyme along with the 4-carbon compound which is oxaloacetic acid. So this acetyl coenzyme along with oxaloacetic acid forms a 6-carbon compound called citric acid. So यहाँ पे A ऑप्शन में आपको आइसोसिट्रिक एसिड दिख रहा है, C ऑप्शन में सिट्रिक एसिड दिख रहा है. So this will be your correct option. Isocitric acid जो है बेटा, जब citric acid बन जाता है उसके बाद it isomerizes into isocitric. Now this is again a 6-carbon compound. ये भी 6-carbon compound है, ठीक है. तो ये तो isocitric isomerize होता है after citric acid is formed in Krebs cycle. Clear? So C would be my correct option over here. Okay. So, and how is this formed? What is the enzyme that is used over here? The enzyme used is citrate synthetase. Clear? So you must remember the entire pathways and steps which are there in Calvin cycle. Questions can be framed and they are asked in previous year NEET exams also. Okay, and if I ask what is the number of carbon in case of succinyl coenzyme and alpha ketoglutarate, can you tell me? Here, alpha ketoglutarate is a 5-carbon compound. Clear? And succinic acid is a 4-carbon compound. Okay. Now, let us look at the next question. The next question says the electron transport system, complex 1, which is NADH dehydrogenase, transfers electrons to. Now, in the inner mitochondrial membrane, jahan ETS chalta hai beta, there are different complexes. There is complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, and complex 5, which is ATP synthase. Now, यहाँ पे ये जो पूरा पाथवे चल रहा है, इसमें क्वेश्चन यहाँ से स्पेसिफिकली आपको पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, ठीक है. तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी यूबिक्विनोन. कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3 दोनों जो अपने कॉम्प्लेक्स 2 सॉरी, दोनों जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूबिक्विनोन को देते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दे give these electrons to ubiquinol, and the reduced form of ubiquinol is called ubiquinol. Okay, ubiquinol is reduced form of, it is reduced ubiquinol, and this ubiquinol transfers both of these electrons to complex 3. Clear? Let us move on to the next question then. Next question says the number of substrate level phosphorylation in one turn. Remember, the question is asking in one turn of citric acid cycle or the TCA cycle. Now here, beta, कितने substrate level phosphorylation होते हैं? Now, if you see when the glucose undergoes glycolysis, आपके 2 pyruvate के molecules बनते हैं. These pyruvic acid के molecules undergo link reaction and Krebs cycle. So एक glucose molecule 2 turns जाता है. एक pyruvate molecule एक आपका Krebs cycle करेगा and the second one will enter the second Krebs cycle. Now आपको एक टर्न के बारे में बताना है कि SLP कहाँ हो रहा है. तो जो एक सिंगल ATP देखने को आपको मिलता है in Krebs cycle, it takes place when the alpha ketoglutarate is converted into succinic acid. Succinyl coenzyme से succinic acid बन रहा है. Now यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आपका GTP होता है वो GDP में कन्वर्ट होता है. Okay, the GDP over here gets converted into GTP. Now this GTP, NCERT has mentioned, it gives it this 1 phosphate to adenine diphosphate and it converts into ATP. तो यहाँ पे ये जो process है बेटा, this is substrate level phosphorylation, and in one turn you see only one SLP. So remember, for every single turn of citric acid cycle, there is exactly one instance of SLP, and this occurs during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. Okay, where one molecule of GTP is synthesized, which quickly transfers its phosphate to ATP. Clear? And if the questions ask about
how many SLPs will be there in TCA cycle when you use one glucose molecule. तो तब आप दोनों टर्म्स को जो है कैल्विन साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल के दोनों टर्म्स को कंसिडर करेंगे एंड देन आंसर हियर वुड बी 2 SLPs. Okay, first let us move on to the next question. So the question here says which of these statement is incorrect. So you have to find out the incorrect statement. Let us look at the options. First option says enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Now remember beta ये एक important statement है. TCA cycle जो citric acid cycle है definitely उनके जो प्रेजेंस है ऑकरेंस है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही देखी जाती है. तो जो मैक्सिमम एंजाइम टीसीए साइकिल के साथ एसोसिएटेड है वो हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन बी, इट सेज ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ग्लाइकोलिसिस बेटा एएमपी पाथवे जो है वो आपको हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो. एंड दोनों के अंदर आपको जो प्रोसेस है ये साइटोसॉल में होता हुआ दिखता है. क्लियर? Option C says oxidative phosphorylation takes place in the outer mitochondrial membrane. Now, oxidative phosphorylation जो है बेटा that takes place in the inner mitochondrial membrane, not outer mitochondrial membrane. Okay, so यहाँ पे जो ये मेरा option है that becomes the correct answer as per this question. Okay. Last option says glycolysis operates as long as NAD plus is available. That is again a very correct statement. Okay, to continue the glycolysis, we need to regenerate NADP plus. Clear? Let us move on to the next question. So the next question is basically asking you to mention what are the names of different complexes that are there in ETS. So यहाँ पे बेटा you have to memorize this thing and it will be highly scoring for you. ETS में बेटा जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अलग अलग नाम हैं. इफ यू लुक एट complex 1, it is called NADH dehydrogenase. If I talk about cytochrome BC1 is complex 3. If I talk about ATP synthase, ATPase जो ultimately आपको ATP बना के देता है, which has F0 and F1 particle, ये हमें this is complex 5. And if I talk about cytochrome C oxidase beta, this is complex 4. Clear? So यहाँ पे जो correct answer है मेरा that will be option A. Okay. Let us move on to the next question then. Next question says which process does not release carbon dioxide? Okay. So here in the options there are options related to fermentation, Krebs cycle and link reaction. Now बेटे यहाँ पे release of carbon dioxide यानी जो decarboxylation है वो हमें Krebs cycle में देखने को मिलता है. ओके, वो हमें लिंक रिएक्शन में भी देखने को मिलता है. And if I talk about alcoholic fermentation, definitely in alcoholic fermentation, CO2 is released. But if I talk about lactic acid fermentation, fermentation is an anaerobic process जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा. So in case of lactic acid fermentation, where you can see lactic acid fermentation, हम इन्हें मसल सेल्स में होता हुआ देख सकते हैं. मसल सेल्स ड्यूरिंग anaerobic fatigue. Okay, and यहाँ पे pyruvic acid is directly reduced into lactic acid by the enzyme called lactate dehydrogenase. Okay, so there is no decarboxylation step over here, hence no CO2 is released in this situation. Okay, so the correct answer here would be option C. Let us move on to the next question then. Next question says pH of thylakoid lumen during photosynthesis. So what is thylakoid lumen? Is the space which is enclosed inside the thylakoid. So this particular space is lumen, and what you see the outside is the stroma. Right? So यहाँ पे बेटा lumen में जैसे जैसे आपकी H+ concentration increase होती है, okay, and after a point of time to break this gradient, ATP this comes into picture. Now यहाँ पे बेटा during photosynthesis आपका जो process चल रहा है photosynthesis का, then thylakoid lumen में जो pH है that is acidic. pH जो होता है वो
लो होता है. Why? Because of presence of these H plus ions. ठीक है. Now यहाँ पे बेटा ये जो protons होते हैं, they are continuously pumped from the stroma initially, and they are because of pumping of these protons with the help of proton carrier, which is plastoquinone, and in during non-cyclic photophosphorylation there is splitting of water, जिसकी वजह से भी concentration of H plus जो है proton increase होती रहती है lumen में, and ultimately यहाँ पे जो आपका NADP plus है, that is also reduced into NADPH plus H plus. So eventually आपका जो concentration है H plus protons का in the lumen, it increases and the pH becomes acidic. Okay? Is it clear? Let us move on to the next question. So next question over here is asking you to label the diagram, which is directly from NCERT. And this particular diagram is from C4 pathway. Now in C4 pathway, beta, you have very special Kranz anatomy, जहाँ पे आपको mesophyll cell and bundle sheath cell देखने को मिल रहा है. Now here you have to label A, B, C, and D. Now let us find out यहाँ पे क्या appropriate labels हैं, and then we'll mark our correct answer. So try marking these labels. A जो है बेटा यहाँ पे, this is mesophyll cell. Okay, जो पहला कार्बोक्सिलेशन है in C4 pathway that takes place in the mesophyll cells, जहाँ पे आपका phosphoenol pyruvate जो है that is converted into C4 4-carbon compound, which is oxaloacetic acid. Okay, the first stable compound over here. Second जो आपका कार्बोक्सिलेशन है, of course definitely वो Calvin cycle में हो रहा है, and this is taking place C over here in the C structure, which is bundle sheath cells. So C is bundle sheath cells. Okay. Now if I talk about B and D, तो B जो है बेटा ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है the initial binding of atmospheric CO2 with into oxaloacetic acid. Okay, oxaloacetate. So here the C4 acid which is formed is oxaloacetic acid, and the B step is fixation of carbon dioxide. Okay. If I talk about option D over here is basically releasing this C3 acid and carbon dioxide. So the C4 acid, यहाँ पे C4 acid क्या है बेटा? Oxaloacetic acid in the mesophyll cells itself gets converted into malic acid or aspartic acid, and then it is transferred to the bundle sheath cells. So bundle sheath cells में बेटा ये C4 जो 4-carbon compound है malic acid और aspartic acid, ये क्या करते हैं? They undergo decarboxylation and they release this one carbon dioxide, and जो C3 acid है, it goes back to the mesophyll cell. It is again regenerated in phosphoenol pyruvate. So यहाँ पे D here would be decarboxylation. Okay. So what would be my correct option over here? Let us look at the options. Correct option here would be option A. Clear? Let us look at the next question then. Question here says, which of the following is wrongly matched? If you look at the first option, it says sorghum. In sorghum, you see Kranz anatomy. Definitely, because sorghum is a C4 plant. Okay. If I talk about PEP carboxylase in C4 plant, yes, PEP carboxylase is present in mesophyll cells. This is again a correct match. Option C says Blackman law of limiting factor. Definitely, beta. Blackman is a scientist who gave law of limiting factor. And what does this law state? This law says, अगर किसी भी reaction में there are more than one factor which are there in the picture. So जो reaction है बेटा, जो process है, उसको derive वो कितना होगा, that depends on the factor which is having a minimal value. जिसका वैल्यू कम है, जिसकी जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये जो प्रोसेस है ये आपका किस स्पीड पे चलेगा. क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन डी, इट सेज फोटो सिस्टम 2
PS700. सो यहाँ जो फोटोसिस्टम 2 है बेटा, इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो हमें P680 पे देखने को मिलता है, ना कि 700 पे. ओके, सो एब्जॉर्प्शन पीक इज एट 680 नैनोमीटर, नॉट 700. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी. 700 जो absorption peak है बेटा for the reaction center, the chlorophyll A, for the chlorophyll A molecule is seen in case of photosystem 1. Clear? Let us move on to the next question. Next question says identify A and B. Now beta for this particular chapter आपको डेफिनेटली सारे के सारे जो रिएक्शंस है वो याद होने चाहिए, एंड अगर आप इनको मेमोराइज करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा एंड यू टू फाइंड आउट कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. ओके, सो हियर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फॉर लिंक रिएक्शन, जिसे हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं. ओके, एंड जो इसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं. सो क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से कोई भी नाम मेंशन किया होगा, यू टू थिंक यहाँ पे पायरुविक एसिड का जो है कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, लिंक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस पाथवे, pyruvic acid along with coenzyme A and NAD plus, it is getting converted into acetyl coenzyme A, and here there is a release of one CO2. There is decarboxylation which is taking place over here. That's why the name oxidative decarboxylation. ठीक है बेटा. Now यहाँ पे glycolysis में of course you'll get 2 pyruvic acids. So 2 pyruvic acid जो है individually they'll enter link reactions, and then after this acetyl coenzyme A will enter TCA cycle. Remember we just discussed that this 2 carbon compound, when it will associate with oxaloacetic acid, it will get converted into citric acid. So it condenses with oxaloacetic acid in the Krebs cycle. So यहाँ पे जो मेरा correct option होगा बेटा, that will be option D, acetyl coenzyme A and CO2. Clear? And what is the enzyme that is used in this particular reaction? That this is pyruvate dehydrogenase, and you must remember this. Clear? Let us move on to the next question. Next question says choose the odd one out with respect to trichome. Now what are trichomes beta? Trichomes जो है वो आपको stem पे देखने को मिलते हैं. These are stem here basically. Now यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, it says they are always unicellular. Remember बेटा, जो आपके trichomes हैं, these are multicellular. And if you talk about root health, now these structures are beta unicellular. These are always unicellular. Remember? Okay. Now if you talk about option B, it says they may be branched or unbranched. Yes, they may be secretory, glandular हो सकते हैं बेटा. ठीक है, they help in preventing water loss due to transpiration. बिल्कुल, this is like also a function of trichomes. Okay, so here remember, according to this question, the correct answer here would be option A. They are not always unicellular, they are multicellular. Okay, they can be branched, unbranched, soft or stiff. Okay, they can be even secretory. Okay, while serving, while preventing water loss due to transpiration. Clear? Let us look at the next question. So here again we have a question from anatomy chapter. For this particular chapter beta, there are limited topics, and for these topics you must remember about the comparisons which are there between roots and stem of dicot or monocot. So stem, root and leaf of both dicots and monocots, you must remember. You must practice the diagrams which are given in NCERT for these stem, root and leaf. Clear? So यहाँ पे जो question है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है pith and pericycle is generally found to be absent in. किस स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर, ये पिथ एंड पेरिसाइकिल देखने को नहीं मिलता? टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको डायग्राम याद होना चाहिए, आपको जो फीचर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो याद होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन इजीली. Okay, so practice and focus on those diagrams and features. Now यहाँ पे बेटा पेरिसाइकिल और पिथ जो है वो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है. क्यों? बिकॉज इन मोनोकॉट स्टेम आप देखोगे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जहाँ पे
स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पेरीफेरी में स्मॉलर वेस्कुलर बंडल, सेंटर में बड़े वेस्कुलर बंडल्स। एंड द वेस्कुलर बंडल्स ओवर हियर इन केस ऑफ मोनोकॉट्स जो होते हैं, these are closed vascular bundle. Clear? What does closed vascular bundle mean? Means इनके xylem and phloem के between आपको cambium देखने को नहीं मिलता. There is no vascular cambium present. That's why you don't see secondary growth in case of monocots, whether they are stems or root. On the other hand, डाइकॉट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है. Vascular cambium is present. Clear? So there the vascular bundles are open, right? Vascular bundle is there, or cambium is there for their secondary growth. Is it clear? Let us move on to the next question. So the next question here asks for the true and false statement. If you look at option A, it says Rubisco has a much greater affinity for oxygen than carbon dioxide. Now, beta Rubisco जो है, it is the most abundant enzyme. यहाँ पे carboxylase and oxygenase दोनों activity होती है, but you must remember जो greater affinity है Rubisco का, that is for CO2 than O2, right? So this statement you must remember. So this here becomes a false statement. Second statement says increase in intracellular CO2 concentration can minimize the oxygenase activity of Rubisco. That is true, beta. Right? अगर हम CO2 concentration increase करेंगे, so then यहाँ पे आपको carboxylase activity ज्यादा देखने को मिलेगा. ये जो oxygenase activity के बाद photorespiration जो हमें wasteful process देखने को मिलता है, उसका जो process है वो decrease होगा. Okay, so this becomes a true statement. Third statement says the binding of oxygen and carbon dioxide to Rubisco is competitive. Yes, absolutely true. It is a competitive process over here. So यहाँ पे जो आपका correct answer हो जाएगा, that will be option A, false, true, true. So true and false statement based questions बेटा आपको C3, C4 pathway के features पे देखने को मिल सकता है, right? For respiration chapter, if I talk वहाँ पे glycolysis, Krebs cycle and ETS पे आपको questions देखने को मिल सकते हैं, statement based questions जो हम discuss कर रहे हैं. Clear? Let us move on to the next question. Next question says dash regulates the opening and closing of stomata. Stomata बेटा आपके epidermal tissue system का part है, and यहाँ पे opening and closing of stomata is done with the help of guard cells. And remember that these guard cells, they are kidney shaped in case of dicots generally, and in case of grasses these are dumbbell shaped. So again, this can also be asked in your paper. Clear? So the next question says ground tissue of leaves is called. So the ground tissue of leaves, beta, it consists of thin walled chloroplast containing parenchymatous cells. And these cells, these are situated between the upper and lower epidermis. Okay, so यहाँ पे बेटा जो ये जो tissue है, this is called, this specialized photosynthetic ground tissue is called mesophyll cells. So these are mesophyll tissue. Clear? What is conjunctive tissue? Conjunctive tissue बेटा xylem और phloem के बीच में present रहता है in case of roots. Clear? Let us move on to the next question. So next question here says select the incorrect statement for isobilateral leaf. What is an isobilateral leaf बेटा? Isobilateral leaf हमें monocot के अंदर देखने को मिलता है. Monocot leaves are called isobilateral leaf. There's another type of leaf also जो हमें dicots में देखने को मिलता है, and they are called dorsiventral leaves. Okay. Now यहाँ पे first option says vascular bundles are nearly in same size. Yes, monocot leaves जो होते हैं बेटा उनमें parallel venation होता है, and if you got a dissection of these leaves आप देखोगे सारे vascular bundles जो होते हैं वो nearly same size के होते हैं except for the midvein. वो आपका जो midvein होती है वो nearly थोड़ी bigger size की होती है. बाकी जो remaining आपके veins हैं these are almost of same size. वहीं अगर आप reticulate venation की बात करोगे, so here ये जो network बनता है veins का, तो यहाँ पे सारे वेन्स जो है वो सेम साइज के नहीं होते, वेस्कुलर बंडल्स जो है वो सेम साइज के नहीं होते.
B option says vascular bundles are open and radial. Now, beta, ये यहाँ पे incorrect statement है. Remember, in case of leaves, vascular bundle they lack cambium, and we just discussed कि cambium जो है वो secondary growth के लिए present है, और cambium अगर absent होता है तो उस type के vascular bundle को हम बोलते हैं closed type of vascular bundle, ना कि open type. Okay, these vascular bundles are open and conjoined. Clear? Last option says has nearly equal number of stomata on the lower and upper epidermis. So this statement is again true for monocot leaves. Okay. If I talk about dorsiventral leaf, the beta lower surface में, abaxial surface में ज़्यादा stomata होते हैं in comparison to the above adaxial surface. Okay. Let us move on to the next question. Read the following statements and identify them as true or false, and then choose the correct option accordingly. So the first statement here says the dark reaction being enzymatic are temperature controlled. Yes, this is a correct statement, beta. Okay, dark reaction जो होता है, these are driven entirely by enzymes. Okay, if I talk about the next statement, next statement says C3 plants are allowed to grow in, if C3 plants are allowed to grow in carbon dioxide rich atmosphere, that leads to higher yield. Yes, this is also a correct statement because आप rubisco की जो oxygenase activity है उसको कहीं ना कहीं control करोगे, so the productivity, the yield will automatically increase. That's how the C4 plants are not performing photorespiration at all, because वहां पे क्या हो रहा है, बंडरचीट cells में हम C3 साइकिल कैल्विन साइकिल परफॉर्म करा रहे हैं जहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है, तो रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कर रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई द प्रोडक्टिविटी इज मच हायर इन case of C4 plants if we compare it with C3 plants. Clear? Third statement says water stress does not affect CO2 availability to higher plants. This is a false statement, beta. Why? Because water stress induces stomatal closure, and this stomatal closure, it directly starves the internal leaf space of CO2. Okay, at low light conditions both C3 and C4 plants better respond to higher CO2 concentration. Beta, low light situation में light जो है it will become the limiting factor, और जैसे ये limiting factor बनेगा, neither C3 or C4, both of these plants will they can respond to, and they will not respond better to an elevated CO2 concentration. Okay, so यहाँ पे ये statement भी जो है this becomes false. Correct answer मेरा हो जाएगा option C. So here, both of these C4 and C3 and C4 plants under low light condition will not respond in a better way for even if there is high CO2 concentration. Yeah. Okay, let us look at the next question. So here you are supposed to remember the section which is given here. So यहाँ पे बेटा जो ये section है, this section belongs to dicot stem. Remember, monocot stem में vascular bundles are scattered. Clear? Let's move on to the next question. So next question बोल रहा है in Z scheme, that means the non-cyclic photophosphorylation of light reaction involves transfer of electrons from water to NADP+. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, सो रिमेंबर बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो आपका PS2 है वो ऑपरेट करता है ना. PS2 की जो डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज फुलफिल्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ओके, नाउ आफ्टर दिस PS2, the electrons pass to plastocyanon, okay, then cytochrome B6F, then to plastocyanin, and then to PS1. And the electrons excited from PS1 moves to ferredoxin and then NADP+. And here, this NADP+ is reduced to NADPH plus H plus, okay, by FNR. So the correct answer here would be option B. Okay, so remember that the naming of PS1 and PS2 जो है that is on the basis of their discovery. PS2 पहले work करता है and then PS1 work कर रहा है in case of Z scheme. Clear?
So students, that was all for today's session. I hope you enjoyed the session and you found it very productive. And do solve questions which will be provided to you, which are there in your NCRT. Do read NCRT to clear your concepts for these chapter. So all the best, students. I'll see you in the next session. Thank you so much.